हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं ये कहानी का भाग 15वां लेके आई हूँ। तो हम बिना देरी के स्टोरी स्टार्ट करते हैं। शहर को बस मान्यता की फिक्र थी, इसलिए उसने एक एरोगेंट वॉइस में उससे कहा, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे आरुष से मिलना है। तुम अगर अभी यहाँ मुझे मिलने नहीं दोगी तो मैं कैसे भी करके आरुष से मिल ही लूँगी। और जब तुम्हें उसके बारे में बताऊँगी कि मैं यहाँ आई थी और उसके बाद तुमने मुझे उससे मिलने नहीं दिया तो तुम अपनी नौकरी कहीं और देख लेना, क्योंकि मैं आरुष से कहूँगी कि वो तुम्हें निकाल दे। ओके। शहर के यह कहने पर वो रिसेप्शनिस्ट आंखें फाड़े शहर को ही देख रही थी, क्योंकि शहर सीधे सीधे उसकी जॉब से निकालने की उसे धमकी दे रही थी। वह इस बात से क्लियर नहीं थी कि शहर आरुष को सच में जानती है या फिर उससे मिलने के लिए बहाना बना रही है। लेकिन अगर वह सच में जानती होगी और वह आरुष से कहकर उसे उसकी जॉब से बाहर निकाल दे तो वह जॉब के लिए कहाँ कहाँ भटकेगी। इसलिए उसने डरते हुए तुरंत शहर से कहा, एक मिनट मैं सर को एक बार फिर से कॉल करती हूँ। अगर सर ने कॉल रिसीव कर लिया तो ठीक है, नहीं तो आपका यहाँ से अब जाना होगा। इतना कहकर रिसेप्शनिस्ट ने एक बार फिर से इंटरकॉम पर कॉल किया। आरिफ जो मीटिंग में था और अभी जस्ट उसकी मीटिंग ओवर हुई थी, उसके क्लाइंट मीटिंग रूम से बाहर निकल रहे थे, तभी इंटरकॉम रिंग करने लगा और उसने कॉल रिसीव किया और कहा, बोलो। तुम्हें पता है कि मैं बिजी था, फिर भी इतने कॉल क्यों कर रही थी? तभी रिसेप्शनिस्ट ने हकलाते हुए कहा, सर वो यहाँ रिसेप्शनिस्ट पर एक लड़की खड़ी है जो आपसे मिलने आई हुई है और वह अपना नाम। रिसेप्शनिस्ट ने शहर की तरफ देखा तो शहर ने कहा, शहर। उस रिसेप्शनिस्ट के बोलने से पहले ही कॉल से शहर की आवाज़ आई। उसकी आवाज़ को सुनकर आरुष हैरान रह गया कि शहर आज उसके ऑफिस आई है। लेकिन क्यों? क्या उसने जो कहा है कि शहर 14-15 साल की एज में झल्ली सी रहती थी, दो चोटी करके, उस बारे में कुछ बताने के लिए आई हो? आरुष अभी कुछ कहता तभी उसे फिर से शहर की आवाज़ सुनाई दी, जो कह रही थी, आरुष मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, प्लीज़ अभी मिल लो मुझसे। आरुष ने उस रिसेप्शनिस्ट को कहा, उसे मेरी केबिन में भेजो। नहीं, एक मिनट, तुम रहने दो, उसे वहीं रोको, मैं अभी आ रहा हूँ। इतना कहकर आरुष ने बिना रिसेप्शनिस्ट की कोई बात सुने फ़ोन रखा और भागते हुए केबिन से बाहर निकला। वह भी बहुत एक्साइटेड भी था और थोड़ा नर्वस भी कि क्या शहर को वह सारी बातें याद आ गई है, उसके पास आई है। वह उसकी मोहब्बत ना सही, अगर उसे वही शहर जो उसके साथ थी उस वक्त वो बनकर अगर मिलती है बचपन वाली, तो भी उसे पूरी ज़िंदगी की खुशी मिल जाएगी। आरुष लगभग भागते हुए 5 मिनट में रिसेप्शनिस्ट एरिया पर पहुंचा। उसने शहर को देखा तो उसकी आंखों में एक अलग चमक सी जगी। वह शहर के पास गया और उससे बोला, तुम मुझे बोल देती तो मैं तुम्हें लेने आ जाता। तुम्हें यहाँ कोई काम था? शहर ने आरुष को घूर कर देखते हुए कहा, तुम्हारा नंबर है नहीं मेरे पास, तुमने दिया ही नहीं तो मैं तुम्हें कैसे कॉल करती या बताती। मैंने सोचा मान्यता से ले लूँ, लेकिन उसका भी फ़ोन अभी बंद होगा क्योंकि वो फ्लाइट में है। मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। एक्चुअली मुझे एक हेल्प चाहिए, तुमसे करोगे? आरुष ने अपने सर को थोड़ी अदा से झुकाते हुए शहर से कहा, हुक्म कीजिए मेरे आका, आप जो कहेंगी वो पूरा करेगा यह बंदा। शहर वो आरुष को देखकर मुंह टेढ़ा कर रही थी, तो आरुष के इस अंदाज को वहाँ खड़े एम्प्लॉय और रिसेप्शनिस्ट की आंखें फटी ही फटी रह जाती है, क्योंकि जितना सीरियस अर्जुन रहता था ऑफिस में, उतना ही सीरियस आरुष भी रहता था। आरुष को पूरे ऑफिस को कंट्रोल करना पड़ता था। अगर वही हंसी मजाक के साथ रहेगा तो वह कैसे किसी को हैंडल कर पाएगा। इसीलिए आरुष हमेशा ऑफिस में सख्त बना रहता था। उसके पास से गुजरने से किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि कोई मुंह खोलकर हंस दे। लेकिन यह सिर्फ ऑफिस आवर्स में था, क्योंकि लंच ब्रेक में या फिर जब एम्प्लॉय आधे 1 घंटे का ब्रेक लेते थे, तब आरुष के सामने सभी हंसी मजाक करना उसके लिए नॉर्मल था। आरुष ने साइड हटते हुए शहर से कहा, तुम मेरे केबिन में चलो, फिर हम वहीं बात करते हैं। फिर उसने रिसेप्शनिस्ट के कहा, 2 कोल्ड कॉफ़ी भिजवा दो केबिन में और साथ में कुछ स्नैक्स भी भिजवा देना। इतना कहकर शहर के पीछे आरुष भी चल दिया। वहीं सब रिसेप्शनिस्ट और आरुष को देख रहे थे। आरुष जल्दी कभी किसी और के लिए कुछ ऑर्डर नहीं करता था और आज खुद
के लिए उसने ऑर्डर किया और उस लड़की के लिए भी, और उस लड़की के सामने झुककर उसे ग्रीट भी कर रहा था। अब शहर को सभी लोग आरुष की गर्लफ्रेंड की तरह देखने लगे। वहीं दूसरी तरफ रघुवंशी मैंशन, निधि मैंशन के अंदर आई और सोफे पर अपना बैग फेंकते हुए गुस्से से सोफे पर बैठी उसने चिल्लाते हुए सर्वेंट से कहा, मेरे लिए एक ब्लैक कॉफ़ी लेकर आओ। उसे इस तरह से गुस्सा करते हुए देखकर वहीं पर बैठी रौनक जी ने निधि से पूछा, अब तुम्हें क्या हुआ, इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? कॉलेज में किसी से झगड़ा हो गया है या किसी ने कुछ उल्टा पुल्टा कह दिया है? तभी शहर ने रौनक जी को बताते हुए कहा, हम एक नया प्रोफेसर आया है कॉलेज में और वह मुझे कंपाउंडर में टकरा गया और मैंने गुस्से से उसे थप्पड़ मार दिया। मुझे क्या पता था कि वह कोई प्रोफेसर निकलेगा। अब जब वह क्लास में आया तो उसने मुझे उस थप्पड़ का बदला ले लिया। उसने मुझे 2 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया और इस 2 दिन में मुझे उसकी दी हुई सारी असाइनमेंट्स कंप्लीट करनी है, नहीं तो वह मुझे और पनिश करेगा। रौनक जी ने कहा, ऐसे कैसे पनिश करेगा? वो प्रोफेसर है तो क्या हुआ, तुम भी तो स्टूडेंट हो और तुम हमेशा अपना सारा काम करती हो, तो ऐसे कैसे उसने तुम्हें पनिशमेंट दे देगा? 2 दिन के लिए निकाल दिया कॉलेज से, तुम कॉलेज नहीं जा सकती। उसे पता नहीं है क्या तुम किसी वाहन हो? जो रुको, मैं अभी प्रिंसिपल से बात करती हूँ। तभी उन्हें अविका जी की आवाज़ सुनाई दी। किस बात के लिए तुम प्रिंसिपल को कॉल करोगी? इस बात के लिए कि निधि ने उस प्रोफेसर पर हाथ उठाया था। रौनक, वह एक प्रोफेसर है, इसे एजुकेटेड करेगा, लेकिन इस लड़की ने उस पर हाथ उठा दिया और तुम इसके लिए उस प्रोफेसर को सॉरी बोलने के बजाय तुम ये कह रही हो कि तुम प्रिंसिपल से बात करोगी? बिल्कुल नहीं। अविका जी की बातें सुनकर जहाँ निधि को अभी बहुत गुस्सा आ रहा था, वहीं रौनक जी भी चिढ़ते हुए अविका जी से बोली, लेकिन दीदी, इसे 2 दिन के लिए कॉलेज से निकाल दिया और असाइनमेंट भी 2 दिन में कंप्लीट करने के लिए कहा है। कैसे करेगी मेरी बच्ची इतना सब कुछ? तभी अविका जी ने कहा, उसने बिल्कुल ठीक किया है रौनक, अगर अभी हम निधि को कंट्रोल नहीं करेंगे तो आगे जाकर इसकी बदतमीज़ी और बढ़ जाएगी। इसलिए उस प्रोफेसर ने जो किया है वो बिल्कुल ठीक किया है। और निधि, तुम उसके लिए असाइनमेंट को पूरा करोगी? अगर तुम नहीं करती हो तो मैं अर्जुन से कहकर तुम्हारी पॉकेट मनी बंद करवा दूंगी। रौनक जी ने जैसे ही अविका के मुंह से ये सुना तो उन्होंने कहा, जीजी, आप ये ऐसी कैसे बातें कर सकती हैं? अगर अर्जुन से पॉकेट मनी नहीं मिलेगा तो यह क्या करेगी बच्ची मेरी? तभी अविका जी ने कहा, तो फिर इसे सुधारो, यह दिन ब दिन जिद्दी होती जा रही है। ठीक किया इसके प्रोफेसर ने, और मैं तो कहूँगी कि असाइनमेंट पूरी होगी तभी तुम्हें अर्जुन से पॉकेट मनी भी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। जाओ अपने कमरे में और अपना मन लगाकर असाइनमेंट कंप्लीट करो। वैसे भी अब तुम्हारे लास्ट ईयर के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, तो तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, ना कि इन जैसे लफड़ों में पढ़ने चाहिए। अविका जी के डांटने पर निधि गुस्से से उठकर सोफे पर पैर पटकती हुई वहाँ से चली गई। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नज़र आ रहा था, जो अविका जी भी देख रही थी। उसके जाने के बाद अविका जी ने रौनक जी से कहा, रौनक, निधि को ज़िंदगी भर हम घर पर बैठा कर नहीं रख सकते, उसकी शादी भी करनी है हमें, उसे दूसरे के घर जाना है। अगर दूसरे के घर पर भी इसका यही रवैया रहा तो उसका बसा बसाया घर टूट जाएगा, बिखर जाएगा, और हम अपनी बच्ची को घर जोड़ना सिखाएंगे, ना कि घर तोड़ना, समझे? तभी दाई किचन से अविका जी का डाइट फूड लेकर आते हुए बोले, रौनक, अविका बिल्कुल ठीक कह रही है। अभी कुछ देर के लिए निधि को डांटना बुरा लग सकता है, लेकिन यह उसकी ज़िंदगी का सवाल है, इसलिए हमें उसे सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। रौनक जी को दाई माँ और अविका जी की बातें सुनकर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वह दोनों में से किसी से कुछ कह नहीं सकती थी, क्योंकि वह दोनों ही अर्जुन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी। रौनक जी ने दिखावटी हंसी हंस दी और सोफे से उठते हुए बोली, ठीक है जीजी, मैं निधि से पूछ लेती हूँ कि कहीं उसे भूख तो नहीं लगी है, तो कुछ बना दूँगी बच्ची के लिए, अभी कॉलेज से आई है तो भूख तो लगी होगी। इतना कहकर वो ऊपर निधि के कमरे की तरफ चली गई। निधि जो अपने कमरे में आकर गुस्से से पैर पटक
थकते हुए बेड पर बैठकर तख्त को कोसे जा रही थी। तभी रौनक जी उसके कमरे में आई तो निधि ने उन पर पिलो फेंकते हुए कहा, मम आपने कुछ कहा क्यों नहीं नीचे? आप कह सकते हैं ना बड़ी माँ को। माना कि अर्जुन भाई हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमें कोई कुछ भी सुना दे। और ऐसे कैसे बड़ी माँ हमारी पॉकेट मनी बंद करवा सकती है? तभी रौनक जी ने निधि को उसके सर पर मारते हुए कहा, तो तुझे क्या ही ज़रूरत थी जीजी के सामने ये सब कहने की, गुस्सा दिखाने की? पर पटकना है या सिर फोड़ना है वो किसी के सामने मत करना, और अर्जुन के सामने तो बिल्कुल भी मत करना, समझी? नहीं तो वह दोनों तुझे और हमें इस घर से ही बाहर निकाल सकते हैं। नहीं अम्मा और जीजी के सामने तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वह दोनों तुझे सही रास्ता दिखाने के चक्कर में हम दोनों को घर से बाहर निकाल देंगे। ऐसे या वैसे हम दोनों को घर से बाहर ही जाना होगा। तेरे पापा की इतनी औकात नहीं है कि जो हम दोनों को इतनी लग्जरी लाइफ दे, क्योंकि तेरे पापा ने कभी बिजनेस में ध्यान दिया था तो बड़े भाई साहब ने। देखो आज वह तो नहीं है, लेकिन अर्जुन ने जो गवा दिया था उसे वापस से पा लिया। उसने तरक्की की दिन रात, और तुम्हारे पापा के पास जब बड़े भाई साहब गए थे तो सब कुछ था, लेकिन उनके बाद भी उन्होंने अपना सब कुछ गवा दिया और हमें बैठा दिया सड़क पर। तभी उनको एक तेज़ आवाज़ सुनाई दी, हर वक्त मुझे कोसना ज़रूरी है क्या? क्या तुम मुझे कोसने से तुम्हारा पेट भर जाता है? तो आज के बाद खाने की ज़रूरत नहीं है, दिन रात तुम मुझे कोसते रहना, तुम्हारा पेट भर जाएगा। ये आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि निधि के पापा की थी, जिसे देखकर रौनक जी ने अपना मुंह बनाते हुए कहा, आपने आज तक कुछ अच्छा किया है जो आपकी तारीफ़ करूं? आपने हमेशा हमें दूसरों के सामने हाथ फैलाना ही सिखाया है। पहले भाई साहब के सामने हाथ फैलाते थे और अब उसके बाद अर्जुन के सामने। तुमसे तो बात ही करना बेकार है। इतना सुनकर निधि के पापा कमरे से बाहर निकल कर चले गए। तभी रौनक जी ने निधि से कहा, जो भी करना है पीछे रह कर करना, कभी चेहरा आगे मत दिखाना। और वैसे भी मुझे यह मान्यता बिल्कुल ठीक नहीं लगती, लेकिन फिर भी मैं सबके सामने होठों पर हंसी लिए उससे बात करती हूँ ना। और उसके आने से हो सकता है कि अर्जुन की ज़िंदगी में उसका बच्चा आ जाए, और यह सब कुछ, यह पूरा दौलत जो मैं तुझे और नील को देना चाहती थी, अब उस बच्चे को मिल सकता है, या फिर उस मान्यता को। लेकिन मैं यह होने नहीं दूंगी। तू देखती जा कि मैं क्या करती हूँ। यह मान्यता ज़्यादा दिन तक टिकेगी नहीं इस घर में, वह अर्जुन की ज़िंदगी से बाहर ही जाएगी। वहीं दूसरी तरफ रघुवंशी कॉरपोरेशन में आरुष के कैबिन में शहर और आरुष दोनों बैठे हुए थे। तभी एक एम्प्लॉय डोर पर नॉक करके अंदर आता है और टेबल पर स्नैक और कॉफ़ी के 2 मग रख कर चला जाता है। आरुष कॉफ़ी का कप उठाकर शहर की तरफ बढ़ाते हुए बोला, लो पहले इसे पीकर अपना दिमाग शांत करो, उसके बाद बोलो कि क्या हुआ है, क्या हेल्प चाहिए तुम्हें मुझसे। अब तक शहर और आरुष जो कैबिन में थे, आरुष को शहर के बात करने के लहजे से समझ आ गया कि उसे बचपन का कुछ भी याद नहीं आया है, इसलिए आरुष भी अब प्रोफेशनली शहर से बातें कर रहा था। शहर ने काफ़ी का मज़ उसके हाथ से लिया और एक सिप लेते हुए उससे बोली, वह बात मान्यता से जुड़ी है जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि यह बात हम दोनों के अलावा किसी तीसरे को कभी पता नहीं चलेगी। आरुष थोड़ा हैरान हुआ कि ऐसी भी क्या बात है जो शहर उसे बताने वाली है। आरुष ने कहा, डोंट वरी शहर, मैं कभी इस बारे में किसी और को नहीं बताऊंगा। शहर ने उसे अब सारी बात बताना शुरू किया। देखो आरुष, एक आकाश नाम का लड़का है जो हमारे साथ कॉलेज में ही पढ़ता था। उसके साथ मान्यता 4 साल के रिलेशन में थी और मान्यता उसे प्रपोज करने वाली थी, लेकिन उस लड़के ने मान्यता को चीट किया और अब दोनों का ब्रेकअप हो गया। फिर मान्यता की शादी अर्जुन से हो गई, लेकिन अब जो आकाश है ना, वो मान्यता की न्यूड फोटोज़ दिखाकर कह रहा है कि वो उसे लीक कर देगा, या फिर अर्जुन को दिखाकर मान्यता और इसे
उसके रिश्ते को तोड़ देगा। इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ ताकि तुम आकाश से उन फ़ोटोज़ को रिकवर करने में मेरी हेल्प कर सको, ताकि मान्यता और अर्जुन की शादी में इस आकाश की वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो और वह दोनों कभी अलग ना हो एक दूसरे से, और मेरी फ्रेंड की ज़िंदगी ख़राब ना हो। आरुष को शहर का यही नेचर तो पसंद आता था कि वह खुद से पहले दूसरों की फ़िक्र करती थी, और मान्यता शहर की बेस्ट फ्रेंड थी, इसीलिए वह मान्यता के लिए कुछ भी कर सकती थी। आरुष ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ये बातें मैं किसी और को नहीं कहूँगा, और बस कुछ देर में वो सारी फ़ोटोज़ रिकवर हो जाएगी। तुम एक काम करो, मुझे जिसने यह किया है, अगर तुम्हारे पास उसका फ़ोन नंबर है तो उसकी कुछ डिटेल्स मुझे दे दो, मैं देखता हूँ क्या करता है वह। तो शहर ने कहा, नहीं, मुझे आज ही वह फ़ोटोज़ रिकवर चाहिए, तुम अभी करो जो भी करना है। शहर के कहने के लहजे में एक बॉसी औरत था, जैसे कि वो और उसको ऑर्डर दे रही हो, उसे वह काम आज ही करना है। आरुष ने मुस्कुराते हुए शहर को देखकर कहा, तुम्हारे पास फ़ोन नंबर है तो दो, नहीं तो मैं अरेंज करता हूँ कहीं से। तभी शहर ने अपना फ़ोन निकालकर आरुष को नंबर देते हुए कहा, नहीं, यह देखो मेरे पास है उसका नंबर, यह लो। आरुष ने शहर का फ़ोन लिया और उस नंबर को अपने फ़ोन में डायल किया। उसके बाद आरुष ने इस नंबर की सारी डिटेल्स निकाली और उस नंबर के फ़ोन को उसने हैक करना चाहा। फ़ोन भी हैक हो गया, लेकिन गैलरी जो थी वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड से सिक्योर थी। आरुष ने शहर से कहा, शहर, ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड से गैलरी सिक्योर है, इसे हम हैक नहीं कर सकते और न ही फ़ोटो रिकवर कर सकते हैं। शहर सोफे से उठते हुए बोली, तो फिर ठीक है, चलो चलकर सीधे सीधे उस आकाश से ही सारी फ़ोटोज़ मांग लेते हैं। अगर वो फ़ोटोज़ ना दे तो तुम हो तो उसका सर फोड़ने के लिए चलो सामने से जाकर लेते हैं। इतना कहते हुए शहर अपने हाथ को झाड़ते हुए आगे बढ़े, लेकिन अभी तक आरुष जो अपनी चेयर पर बैठा था उसे उठते हुए ना देखकर शहर वापस आई और उससे कॉलर पकड़कर उसे चेयर से उठाते हुए बोली, तुम्हें अलग से इनविटेशन देना है क्या चलने के लिए? चलो अभी। शहर आरुष का वैसे ही कॉलर पकड़कर केबिन से बाहर निकल गई। आरुष का केबिन वह 39th फ्लोर पर था। उसके इस तरह से बाहर आने से कुछ एम्प्लॉय जो आरुष से मीटिंग डिस्कस करने आ रहे थे, उन्होंने जब आरुष की कॉलर को शहर के हाथ में देखा तो उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई कि उनके सेकंड बॉस के साथ एक लड़की ऐसा कैसे व्यवहार कर सकती है। लेकिन यहाँ पर वह इस बात से ज़्यादा हैरान थे कि आरुष उसे कुछ कह भी नहीं रहा था, उसके हाथ से कॉलर को छुड़ाने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। लेकिन अब उन सब की हैरानगी भरी नज़रों को देखकर शहर को एहसास हुआ कि उसने क्या ही किया है। तो शहर ने जल्दी से आरुष के कॉलर से अपना हाथ हटाया और सर नीचे करके चलने लगी। आरुष ने अपनी उंगलियों के इशारे से उन एम्प्लॉय को जाने के लिए कहा और वह मुस्कुराते हुए शहर के पीछे जाने लगा। उसे पता था कि उसके साथ आगे चलने वाली लड़की पूरी पागल है, कब वह क्या कर दे वह खुद भी नहीं जानती। शहर को तो यह पता तक नहीं था कि आरुष उसके नस नस से वाकिफ़ था, वह कब क्या कर सकती है यह आरुष को उसके करने से पहले ही पता रहता था। शायद शहर खुद को इतना नहीं जानती थी जितना कि आरुष उसे जानता था। और उसका अंगद वही फ्लाइट में अर्जुन वॉशरूम जाने के लिए अपनी चेयर से उठा। मान्यता जो अभी सो रही थी, तभी एक एयर होस्टेस उसके पास भागकर आई और उससे बोली, यस सर, आपको कोई हेल्प की ज़रूरत है? मैं आई हेल्प यू? तभी अर्जुन ने कहा, नो इट्स ओके। कहकर अर्जुन ने जो कोट पहन रखा था उसे खोलकर मान्यता के हाथ में देना चाहा। तभी उस एयर होस्टेस ने अर्जुन के हाथ से उसके कोट को लेते हुए कहा, इट्स ओके सर, मैम अभी सो रही है, अभी उन्हें सोने दीजिए, मैं इसे संभाल कर रख देती हूँ, फिर जब फ्लाइट लैंड होगी तो मैं आपको दे दूँगी ये कोट। इतना कहकर अर्जुन के बिना कोई रिएक्शन के वो एयर होस्टेस वहाँ से चली गई। तो उसे अभी बहुत खुशी हो रही थी कि उसने अर्जुन के कोट को छुआ। कोट को छूने की वजह से अर्जुन के हाथ को भी उसने छू लिया था। वहीं अर्जुन एयर होस्टेस की इस हरकत से उसकी आंखें तिरछी कर मान्यता को देखा जो सो रही थी। उसने कहा, मेरी जंगली बिजली अभी सो रही है, वरना अभी इसका मुंह ही नोच लेती। अर्जुन वॉशरूम ये कहकर चला गया। वही 10 मिनट बाद अर्जुन वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर आया तो उसने देखा अब मान्यता जाग रही थी। तो
अर्जुन ने मान्यता के गाल को सहलाते हुए कहा, भूख लगी है, कुछ खाओगी? मान्यता ने कहा, भूख तो लगी है, कुछ मंगा दो ना। और आप क्या खाओगे? मान्यता के पूछने पर अर्जुन उसकी तरफ झुककर कहा, मैं तो पहले तुम्हें ही खाऊंगा। इतना कहकर अर्जुन तिरछा मुस्कुराने लगा और मान्यता अपने कपड़े ठीक करते हुए सही से बैठ गए, क्योंकि अर्जुन का कोई भरोसा नहीं था कि वह कहीं भी शुरू हो जाता था। अर्जुन ने सामने रखे बटन को दबाया तो वहीं एयर होस्टेस वहां आई। उसने सर झुकाकर अर्जुन और मान्यता दोनों को ही ग्रीट किया, क्योंकि अभी मान्यता जगी हुई थी। तभी अर्जुन ने मान्यता से पूछा, तुम्हें क्या खाना है? बताओगी? जो बोलोगी हम वही मंगा देंगे। मान्यता ने कुछ देर सोचते हुए कहा, पनीर मसाला, जीरा राइस और एक गिलास लस्सी छाछ। अर्जुन ने वही ऑर्डर रिपीट करते हुए एयर होस्टेस को बताया तो एयर होस्टेस सर झुकाकर वहां से चली गई। एयर होस्टेस को मान्यता से बड़ी जलन हो रही थी, क्योंकि अर्जुन उसकी हर एक बात को सुन रहा था, उससे पूछ रहा था। वह अभी सोच ही रही थी कि काश मान्यता की जगह वह खुद होती और अर्जुन उसका इतना ख्याल रखना। 30 मिनट के बाद एयर होस्टेस उन दोनों का ऑर्डर लेकर आई और उसके सामने रखे बोर्ड को सीधे करके एक टेबल में कन्वर्ट किया और उस पर दोनों का ऑर्डर रखकर वहां से चली गई। अर्जुन ने मान्यता को खुद अपने हाथों से खाना खिलाना शुरू किया। वहां पर जितनी एयर होस्टेस थी, सबकी नज़रें तो अर्जुन पर टिकी हुई थी और वह सभी मान्यता से जल रही थी। अर्जुन ने मान्यता को खाना खिलाया और उसके बाद उसने खुद भी खाना खाया। मान्यता जो ऊंचाई से डर रही थी, इसीलिए वह सारा टाइम सोकर बिताई थी। अर्जुन भी उसे जगा नहीं रहा था। अगर वह जाग रही होती तो थोड़ी थोड़ी ही देर में किसी भी तरह से वापस से अर्जुन चाहता था कि मान्यता सो जाए ताकि उसे डर न लगे। वहीं दूसरी तरफ अभी आरुष और मुंबई की ट्रैफिक जाम में फंसे हुए थे। आरुष की स्टीयरिंग पर हाथ मारते हुए कहा, ये ट्रैफिक पुलिस करती क्या है रहती है? जब देखो तब जाम लगा ही रहता है, ये जाम को हटा कर नहीं रख सकती? शहर ने आरुष के ऊपर हंसते हुए कहा, तो क्यों? तो तुम्हें क्या वो बेकार खड़े नज़र आ रहे हैं जो दोनों साइड से गाड़ियों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं? लुक मिस्टर आरुष खुराना, यहाँ पर सब अपना काम करते हैं, लेकिन मुंबई में लोगों की आबादी इतनी है कि वह दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है, जिसकी वजह से सभी को उनके काम में प्रॉब्लम हो रही है। आरुष शहर को देख रहा था, जो एक लेक्चरर की तरह उसे जवाब दे रही थी। तभी आरुष ने डोर खोला और बाहर निकलते हुए शहर से बोला, बैठी रहना चुपचाप से, यहाँ बाहर मत आना, मैं देख कर आता हूँ। आरुष निकल कर चला गया वहाँ जहाँ एग्जैक्ट जाम लगी थी। वहाँ जाकर उसने किसी से पूछा कि ये जाम कब तक हटेगी। तो सामने वाले ने आरुष को रेड लाइट दिखाते हुए कहा, जब तक यह ग्रीन लाइट नहीं होती तब तक तो नहीं हटेगी। आरुष ने मुंह बनाते हुए सामने खड़े शख्स को देखा, फिर पीछे मुड़कर उसने शहर को देखा तो शहर कहाँ उसकी बात मानने वाली थी। वह तो कार से बाहर निकल कर खड़ी थी। आरुष ने शहर की तरफ देखते हुए अपने कंधे उचका दिए। वही शहर अपना मुंह बनाते हुए कार से इधर उधर देखते हुए थोड़ी दूर आ गई और आरुष भी उसकी तरफ ही आ रहा था। तभी आरुष ने देखा कि पीछे से एक ट्रेन कार जो उसके ओर ही बढ़ रही थी। उसे देखकर आरुष की जान तो जैसे हलक में ही आ गई, क्योंकि शायद उस कार का ब्रेक फेल था। आरुष शहर की तरफ चिल्लाते हुए उसकी तरफ भागा। शहर ने आरुष की आवाज़ पर ध्यान नहीं दिया। वो तो बस सामने खड़े दो बच्चों को रोड के किनारे खेलते हुए देख रही थी। वो बच्चे ऐसे थे कि जो कि फुटपाथ पर रहने और खाने के लिए लोगों पर मजबूर होते थे। उन्हें देखकर शहर को ऐसा लगा कि अगर उसे बचपन में अंगद का साथ न मिला होता तो शायद उसकी भी ज़िंदगी ऐसी ही होती, लेकिन ऊपर वाले ने उस पर रहम करके उसे अंगद का साथ दिया और आज वह एक नाम के साथ यहाँ मौजूद है। शहर डॉक्टर शहर ये सब सोचते हुए शहर उन बच्चों को देख रही थी। तभी एक तेज हॉर्न की आवाज़ शहर के कानों में गूंजी और शहर ने उस तरफ देखा और अपने तरफ आती हुई तेज कार को देखकर शहर की आंखें तो वहीं पर ठहर गई। शहर का माइंड तो पूरी तरफ से ब्लॉक हो गया। उसका दिल अभी सिर्फ अंगद का चेहरा
था। अगर उसे कुछ हो जाता तो वह अपनी नज़रों में अंगद के चेहरे को बस कर जाएगी, लेकिन अभी वह कार शहर को आकर टक्कर मारती उससे पहले ही आरुष ने उसे आकर उसकी कमर पर दोनों हाथ रखे और उसे उठाकर गोल घूमते हुए कार के सामने से हट गया। आरुष ने चिल्लाते हुए कार वाले से कहा, अबे अंधा है क्या, दिखता नहीं है? अभी अगर चोट लग जाती तो मैं तुझे जिंदा ज़मीन में ही गाड़ देता, समझा? आरुष के चिल्लाकर यह कहने से कोई भी कार से बाहर नहीं निकला, बल्कि अब जो ट्रैफिक जाम हट गया था तो वह कार आसानी से वहां से बाहर भी निकलकर चला गया, जैसे ही उस कार का ब्रेक फेल हुआ ही न हो, बल्कि सिर्फ ब्रेक फेल करने का दिखाकर वो शहर को मारना चाहता हो। जैसे कि ब्रेक फेल की वजह से शहर को उस कार से टक्कर लग गई और उसका एक्सीडेंट हो गया, जिसके बाद ना तो कोई केस बनता। तभी आरुष के सीने से शहर की पीठ चिपकी हुई थी और आरुष के दोनों हाथ मजबूत शहर की कमर और उसके सीने से थोड़ी से नीचे थे, जिससे आरुष के हाथ हल्के ऊपर हो रहे थे, जो कि शहर के सीने को छू रहे थे, लेकिन उसने अभी भी शहर को बहुत मजबूती से पकड़ रखा था। शहर के दिल की धड़कन बहुत तेज चल रही थी, तो आरुष भी उसे बहुत अच्छी तरह से सुन पा रहा था। शहर ने अपनी नज़रें उठाकर आरुष के चेहरे को देखा और आरुष बस उसके डरे हुए चेहरे को एकटक देख रहा था। तभी आरुष ने उसे नीचे खड़ा किया और उसकी बाँह को पकड़कर झटकते हुए अपने सीने से लगाते हुए बोला, तुम पागल हो? कब से तुम्हें मैं आवाज़ दे रहा हूँ, तुम सुन नहीं सकती थी? कहाँ खोई हुई थी? इतना खोना भी अच्छी बात नहीं है। शहर की तुम हकीकत से दूर हो जाओ। अभी अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या करता मैं? बोलो, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी मेरी है, क्योंकि तुम मेरे साथ हो। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हारा अंगद क्या करता, क्या कहता मैं उससे, अंगद से? ये सब कहते हुए आरुष शहर के बालों को सहला रहा था, क्योंकि आरुष ने शहर की आंखों में डर देखा था, लेकिन उसे उसकी आंखों में डर उसके मरने का नहीं, उसके अंगद से दूर जाने का था। अगर अभी उसे कुछ हो जाता तो वो अपने अंगद से दूर हो जाती, और आरुष के दिल की धड़कन भी पूरी तरह से बढ़ी हुई थी और शहर के दिल की धड़कन भी, दोनों एक दूसरे से कुछ कह नहीं रहे थे, जो आरुष बखूबी समझ रहा था। लेकिन शायद शहर आरुष के दिल की धड़कनों से अभी अनजान थी। आरुष ने शहर को खुद से दूर किया और उससे कहा, मैंने तुम्हें मना किया था ना कार से बाहर निकलने को, तो फिर तुम क्यों निकली? तुम्हें सिर्फ अपनी मनमानी करनी होती है ना। शहर, तुम जिसके साथ हो उसे इतना परेशान क्यों करती हो? आरुष शहर से ये सब कह तो रहा था, लेकिन शहर उसकी ये सारी बातें सुन ही नहीं रही थी, बल्कि उसकी आंखों में अभी भी डर नज़र आ रहा था। शहर ने एक बार फिर से आरुष को कसकर गले से लगा लिया। वहीं आरुष अब थोड़ा नॉर्मल होकर शहर को अपनी बाहों में भरते हुए बोला, रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ है, मैं हूँ ना, और जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें मैं कुछ भी होने नहीं दूंगा। चलो, ट्रैफिक क्लियर हो गई है, अब हमें चलना चाहिए यहाँ से। इतना कहकर आरुष ने शहर को अपनी गोद में उठाया और उसे कार के पास ले गया और पैसेंजर सीट पर उसे बैठा दिया और उसकी सीट बेल्ट लगाया और वह अपनी साइड आया। उसने पानी का बोतल उठाकर शहर के मुंह से लगाते हुए कहा, अब इसे पी लो। शहर किसी छोटे बच्चे की तरह उसकी बातें मान रही थी। उसने बिना बहस किए आरुष के हाथों से पानी पिया और अपने सर को सीट से टिका दिया। आरुष ने प्यार से शहर के बालों को सहलाते हुए कहा, डोंट वरी, कुछ नहीं हुआ है, अब तुम बिल्कुल ठीक हो। इतना कहते हुए आरुष ने कार स्टार्ट की और वो आगे बढ़ गया। शहर बस आरुष के चेहरे को ध्यान से देख रही थी। वो अब थोड़ा नॉर्मल हो रही थी। उसके मन में एक ही बात आई कि जब उसने कार को अपनी तरफ आते हुए देखा था तो उसे डर लगा था अंगद से दूर होने से, लेकिन जो डर और घबराहट उसने आरुष की आंखों में, उसके चेहरे में देखा था, वह क्या था? क्या यह सब दोस्ती की वजह से था या फिर कुछ और, जो वो सोचना भी नहीं चाहती थी। शहर अभी कुछ
ज़्यादा न सोचते हुए चुपचाप अपनी आंखें बंद कर सीट से सीट टिकाकर बैठ गई। वहीं कुछ देर बाद अभी आरुष और शहर एक होटल के पास रुके। दोनों ही अभी कार में बैठे हुए थे पार्किंग में। आरुष ने जो शहर से आकाश का नंबर लिया था, आरुष ने उस नंबर को ट्रेस किया तो वह इसी होटल में लोकेशन शो हो रहा था। होटल देखकर शहर ने बुदबुदाते हुए कहा, पक्का उस कमीनी तानिया के साथ होगा। शहर के मुंह से कमीनी सुनकर आरुष ने उस चेहरे को देखते हुए कहा, बैड मैनर शहर, तुम्हें ये सब शब्द बोलने नहीं चाहिए। आरुष के इतना कहने पर शहर ने कहा, तो क्या उस कमीने की पूजा करूं जो मेरी फ्रेंड को बदनाम करना चाहता है, और तुम चाहते हो कि मैं यह कहूं कि वह यहाँ आराम फरमाने के लिए आया है। वह कमीना लड़की लेकर आया होगा, वो भी उस तान्या को, ताकि उसके साथ गुलछर्रे उड़ा सकते। शहर के मुंह से आकाश के लिए इतनी तारीफ सुनकर आरुष मन ही मन हंस रहा था। जैसे वह पहले थी वह अभी वैसे ही थी, बस उसकी बॉडी है वो थोड़ी ग्रो हो गई थी। आरुष ने हंसते हुए कहा, तुम्हें अंगद संभालता कैसे है? तुमसे आज मेरी दोस्ती हुई है और आज ही मैं तुम्हें संभाल नहीं पा रहा हूँ, तो तुम दोनों इतने सालों से एक दूसरे के साथ कैसे रह रही हो? पता नहीं अंगद तुम्हें कैसे संभाल लेता है। शहर, जो कि होटल के एंट्रेंस की तरफ देख रही थी, वो आरुष की तरफ मुड़ी और उससे बोली, लुक मिस्टर आरुष, तुम मेरे दोस्त हो इसलिए तुम्हें मुझे संभालने में प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन अंगद मेरा बॉयफ्रेंड है, मेरा प्यार है और वो मुझे प्यार से संभालता है। अगर कभी मेरे मूड स्विंग्स होते हैं ना, तो चिड़चिड़ापन होता है, तो वह मुझे बहुत इजीली संभाल लेता है, क्योंकि वह मुझसे बहुत प्यार करता है। समझे, जहाँ प्यार होता है वहाँ केयर होती है, और वहीं पर पार्टनर्स के नखरे भी उठाए जाते हैं। आई एम नॉट योर पार्टनर, इसीलिए तुम मेरे नखरे नहीं उठा सकते। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम अभी मुझे झेल रहे हो, लेकिन अगर मेरा अंगद मेरे साथ होता ना, तो उसे ऐसा कभी नहीं लगता, बल्कि वह मेरे चेहरे को अपने हाथों में थाम कर प्यार से मुझसे कहता, मेरी जान ऐसी हरकतें मत किया करो, बहुत क्यूट लगती हो तुम। शहर के मुंह से यह सारी बात सुनकर एक बार फिर से आरुष हंसने लगा, जबकि उसका दिल अंदर ही अंदर रो रहा था, क्योंकि उसकी मोहब्बत उसके सामने बैठकर किसी और की मोहब्बत की तारीफ कर रही थी। तभी आरुष धीरे से शहर के करीब आया और उसके चेहरे को थामकर उसकी आंखों में सरगोशी से देखते हुए बोला, तो मेरी जान, मैं भी यही चाहूँगा कि तुम मेरे साथ रहो, मुझे परेशान करो, मुझ पर अपना हक जताओ, क्योंकि ये सब कहते हुए तुम बहुत क्यूट लगती हो, और अब मैं तो चाहूँगा कि तुम पूरी ज़िंदगी ऐसे ही मेरे साथ रहो, कोई तीसरा हमारे बीच न आ सके। इतना कहते हुए आरुष शहर के और करीब बढ़ने लगा। वो उसके ऊपर पूरा झुकने लगा और शहर हैरानी से आंखें बड़े किए आरुष को ही देख रही थी कि आखिर आरुष को हो क्या गया, और वह इस तरह की बहकी बहकी बातें उससे क्यों कर रहा है। लेकिन अभी आरुष के चेहरे पर किसी तरह के भाव नहीं थे, जिससे शहर समझ पाती कि आरुष उससे मजाक कर रहा है या वह सीरियस है। सिर्फ आरुष शहर की आंखों में देख रहा था और शहर उसकी आंखों में। न जाने अभी आरुष की आंखों में कैसी कशिश थी कि शहर के मुंह से कुछ आवाज़ ही नहीं निकल रही थी वह उसे छोड़ दे, जबकि आरुष के हाथ शहर के गालों पर थे और उसे देख रहे थे। शहर दिल में ही कह रही थी कि आरुष, मुझे छोड़ दो, यह हक सिर्फ मेरे अंगद का है। लेकिन यह आवाज़ के साथ आरुष ये सब नहीं कर पा रही थी, क्योंकि जो चमक और प्यार उसे आरुष की आंखों में अपने लिए नज़र आ रही थी, वो उसे इनकार नहीं कर पा रही थी। और फिर जिस तरह से आरुष ने अपनी फिक्र किए बिना उसे बचाया था, उस पल को याद करते ही शहर का दिल कांप उठा कि अगर आरुष ने उसे चाहा है तो उसके दिल दो टुकड़ों में टूट जाएगा, क्योंकि वह कभी अपने अंगद को छोड़कर किसी और के पास तो कभी नहीं जाएगी। शहर ने कहा, आरुष, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है कि मैं अंगद से बहुत प्यार करती हूँ, फिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? आज ही हमारी दोस्ती हुई है ना, क्या तुम इस दोस्ती को यहीं पर हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहते हो? यह कहकर शहर ने आरुष की आंखों में देखा,
लेकिन अभी भी आरुष शहर की आंखों में देखते हुए उसकी तरफ झुक रहा था। तभी एक झटके से आरुष ने शहर की सीट के पास से कॉकरोच पकड़कर शहर से दूर हुआ और उसे दिखाते हुए बोला, ओ हेलो मैडम, यह कॉकरोच तुम्हारी सीट के पास आ गई। अगर कह देता तुम्हारे पैरों के पास सीट के पास कॉकरोच है तो तुम छल नहीं पड़ती, बल्कि मेरा सत्यानाश कर देती, इसलिए मैंने तुम्हें अपनी बातों में उलझा दिया। ये कहकर आरुष ने अपने हाथ को शहर के आगे कर दिया जिसमें उसने कॉकरोच पकड़ रखा था। अब शहर कॉकरोच को देखकर चिल्लाती हुई आरुष के हाथ पर मारते हुए बोली, फेंको फेंको फेंको, इसे जल्दी से बाहर फेंको। शहर की हरकत पर आरुष खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। शहर के कॉकरोच को फेंकने का बोलने से आरुष ने शहर के ऊपर ही फेंक दिया उस कॉकरोच को। अब शहर पूरा उछलती हुई कार में उस कॉकरोच को अब इधर से उधर कर कॉकरोच से दूर करने की कोशिश कर रही थी। तभी शहर ने देखा कि यह कॉकरोच ओरिजिनल नहीं था, बल्कि प्लास्टिक का बना हुआ कॉकरोच था, जिसे देखकर अब शहर को आरुष पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह अपनी सीट बेल्ट खोलकर सीधा उसके ऊपर झपटी और उसके ऊपर बैठते हुए उसके गले को पकड़ कर दबाते हुए, आरुष के बच्चे, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुमने मुझे डराने के लिए ये फेक कॉकरोच दिखाया और मेरे ऊपर भी डाल दिया। ये कहते हुए शहर उसका गला दबाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी आरुष शहर को लेकर पलट गया। शहर के ऊपर आते ही उसने बोला, तुम लड़कियां इतनी छुई मुई सी होती हो कि बस कॉकरोच देखा नहीं कि डर से उछलने लगती हो। वो कॉकरोच है, कोई डायनासोर नहीं जो तुम्हें खा जाएगा। लेकिन अभी जिस सिचुएशन में आरुष और शहर थे, दोनों को अपने में एक मीठी सी कसक चुभन महसूस हुई। शहर ने उसकी आंखों में देख रही थी, वहीं आरुष उसके हाथ शहर की कमर से होते हुए उसके पेट तक जा रहे थे, जिन्हें महसूस कर इस सिचुएशन में शहर ने तुरंत खुद को आरुष से अलग किया। वो अपनी सीट पर बैठना चाहती थी। तुम्हें इस तरह से फेक कॉकरोच मेरे ऊपर नहीं फेंकना चाहिए था। तुम ना बहुत गंदे हो। इतना कहकर शहर कार से बाहर की तरफ देखने लगी। वहीं आरुष ने शहर को शर्माते हुए गाल देख लिया था। उसे ऐसा लग रहा था कि काश ये सिचुएशन रियलिटी में उन दोनों के लिए होती तो अभी वो शहर को खुद से दूर होने ही नहीं देता, बल्कि उसे अपनी बाहों में भरकर बेइंतहा प्यार करता। लेकिन वह बेइंतहा प्यार तो किसी और की किस्मत में चला गया था। ये कहते हैं, जिसे मांगा था दीवाओं में हमने, वह किसी और के बिना मांगे ही किस्मत में चला गया था। आरुष इस चीज़ को बदल नहीं सकता था। वो अपनी किस्मत को कोस रहा था कि उसने जिससे मोहब्बत की, उसके दिल में खुदा ने उसके लिए मोहब्बत क्यों ही भरी। तभी आरुष ने देखा कि शहर कार से बाहर निकलकर होटल के एंट्रेंस की तरफ जा रही है, तो वह भी पीछे पीछे जल्दी से बाहर निकला और शहर के पीछे चला गया। वहीं दूसरी तरफ कई घंटे बाद अर्जुन मान्यता की फ़्लाइट पेरिस में लैंड हुई। अभी भी मान्यता सो रही थी तो अर्जुन ने प्यार से उसे जगाया और उससे कहा, चले, हम अपनी डेस्टिनी पर आ गए हैं। मान्यता ने अपनी आंखें खोली और नींद भरी आंखों से अर्जुन को देखते हुए बोली, चलते हैं, मैं मुंह हाथ धोकर आती हूँ। मान्यता अपनी जगह से उठी और वह बाथरूम की तरफ चली गई। अर्जुन अपने सारे लगेज जो वह लेकर आया था वह सारा सामान निकालने लगा। तब तक मान्यता भी मुंह धोकर आ गई। वह अर्जुन के पास आई और उसके हाथ को पकड़कर आगे की ओर बढ़ रही थी कि एक एयर होस्टेस जिसके पास अर्जुन का कोट था वह आई और अर्जुन के कोट को उसके आगे करते हुए बोली, सर, यह आपका कोट। अर्जुन ने उसके हाथ से कोट ले ली। वह एयर होस्टेस मुस्कुराकर अर्जुन को देख रही थी। तभी मान्यता ने अर्जुन को घूरते हुए देखा और कहा, अर्जुन, तुम मुझसे बात बिल्कुल अब मत करना। ऐसा कहकर मान्यता आगे की ओर चलने लगी। वहीं अर्जुन बेचारा सा मुँह लटकाए हुए मान्यता के पीछे उसे मनाने जा ही रहा था। प्लीज़ मान्यता, मेरी बात तो सुनो, मैंने उसे कोट नहीं दिया था। मान्यता सीढ़ियों से नीचे उतरकर एयरपोर्ट के अंदर जा रही थी। तभी मान्यता अर्जुन के पास आई और अर्जुन के कॉलर को पकड़ते हुए बोली, लुक मिस्टर अर्जुन रघुवंशी, यू आर माई हस्बैंड, और मैं नहीं चाहती कि मेरे हस्बैंड किसी और के इतने नज़दीक जाए या
कोई और देखे यह भी मुझे बर्दाश्त नहीं। जिस तरह आपको ये बर्दाश्त नहीं कि कोई मेरे करीब आए, इसी तरह मुझे भी ये बर्दाश्त नहीं कि कोई और आपके करीब आए। इतना कर मान्यता ने अर्जुन का कॉलर छोड़ा और वह आगे बढ़ गई। मान्यता भी सारी फॉर्मेलिटी पूरी करके एयरपोर्ट से बाहर निकली, तभी वह किसी से टकराई। वह गिरती उससे पहले ही उसने खुद को एक मजबूत बाहों में महसूस किया। उसने सामने देखा तो उसका हैंडसम पति अर्जुन रघुवंशी खड़ा था, जिसने उसे अपनी मजबूत बाहों में थाम रखा था। वहीं अर्जुन और मान्यता के सामने एक बेहद हैंडसम शख्स खड़ा था, जिसने मान्यता को संभालने के लिए अपने हाथों को आगे बढ़ाया हुआ था। लेकिन मान्यता को अर्जुन ने अपनी बाहों में खींच लिया, इसलिए वह शख्स के हाथ तो हवा में ही रह गए। उस शख्स ने खुद को सीधा खड़ा करते हुए उन दोनों को देखते हुए कहा, अर्जुन इट्स ओके, वह ठीक है। अर्जुन ने उसकी आवाज़ सुनकर मान्यता को खड़ा किया और फिर उससे पूछा, तुम ठीक तो हो ना? मान्यता ने कहा, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी अर्जुन ने उस शख्स की तरफ देखा और उसे गले लगाते हुए बोला, हे राघव, कैसा है? राघव ने मुस्कुराते हुए मान्यता को देखते हुए अर्जुन से कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तू बता, तू कैसा है? तूने तो हमें अपनी शादी में बुलाया तक नहीं। क्या तुझे इतनी जल्दी थी शादी करने की? अर्जुन ने राघव से अलग होते हुए कहा, जल्दी की कोई बात नहीं थी। माँ मेरी शादी इससे करवाना चाहती थी और तुम लोगों को पता है कि मैं माँ की बातों को बिल्कुल टाल नहीं सकता। तभी राघव ने कहा, फिर दिव्या से जो तेरी सगाई हुई थी उसका क्या? अर्जुन दिव्या का नाम सुनकर थोड़ा झुलसा गया और उसने राघव से कहा, तू मेरी बीवी के सामने किसी और लड़की का नाम लेना ज़रूरी है क्या? मेरी ज़िंदगी में अब मेरी बीवी के अलावा मेरी बीवी के सामने किसी और लड़की का नाम लेकर क्या मेरी हस्ती खेलती गृहस्थी में आग लगाना चाहता है? तभी राघव के साइड से एक लड़की आकर अर्जुन के गले लगने को हुई, लेकिन अर्जुन ने साइड हटकर उस लड़की को हाथ दिखाते हुए कहा, कितनी बार कहा है जानवी, दूर रहा करो मुझसे। इतना कहते हुए अर्जुन ने सामने देखा तो सामने से जानवी और राघव खड़े थे, जो अर्जुन और मान्यता को एयरपोर्ट से रिसीव करने के लिए आए थे। तभी जानवी ने अर्जुन से कहा, अर्जुन हम हमेशा से साथ हैं और तुम्हारी वाइफ को आए हुए तुम्हारे पास एक हफ्ता हुआ है, तो क्या यह हमारे इतने पुराने रिश्ते को बदल सकती है? अर्जुन ने अपने हाथ जानवी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, नहीं जानवी, मान्यता हमारे इतने पुराने रिश्ते को बदल नहीं सकती, लेकिन उसका और मेरा रिश्ता अलग है और उसका मुझ पर अधिकार भी बहुत ज़्यादा है और वह हक मैं किसी और को नहीं देना चाहता, चाहे मेरा उससे पुराना ही रिश्ता क्यों ना हो। इतना कहते हुए अर्जुन ने मान्यता का हाथ पकड़ा और राघव से बोला, चले या फिर यहीं पर सारी बातें करनी है? राघव ने मान्यता को देखते हुए कहा, हाँ चलो, वैसे भी बाबा तुम दोनों का ही इंतज़ार कर रहे हैं। इतना कहकर राघव ने अर्जुन के हाथ से लगेज लिया और आगे बढ़ गया। मान्यता अर्जुन के हाथ उसके हाथ को पकड़कर चल रही थी, वहीं जानवी उन दोनों को पीछे से राघव के साथ आगे बढ़कर देख रही थी। जानवी ने राघव के साथ चलते हुए धीरे से उससे कहा, तुम्हें क्या लगता है इन्हें अलग करने में कितना वक्त लगेगा? पीछे से मान्यता के बैग को देखते हुए राघव ने अपने सीने पर हाथ मलते हुए कहा, वैसे इसे मारना ज़रूरी है क्या? मैं इसे अपने साथ नहीं रख सकता। बहुत खूबसूरत है यार ये, और बहुत हॉट भी। इसे छूने से ही मैं जल जाऊंगा, लेकिन खुद की प्यास बुझाने में बहुत मज़ा आएगा इसके साथ। मान्यता को देखते हुए अब जानवी के होठों पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई। उसने राघव से कहा, ठीक है, अपनी प्यास बुझाने के बाद मार देना इसे, लेकिन मुझे अर्जुन चाहिए। राघव ने भी मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें तुम्हारा अर्जुन मिल जाएगा और इस लड़की को एक रात के लिए मैं अपने बिस्तर पर लाकर अपनी प्यास तो ज़रूर बुझा लूँगा। यह देखने में बहुत हॉट मार लग रही है। पता नहीं अर्जुन ने अब तक इसके साथ कितनी ही रातें बिताई होगी और उसे कितना ही मज़ा आया होगा। तभी जानवी और राघव ने देखा कि अर्जुन ने मान्यता का
हाथ छोड़कर उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने और करीब कर लिया। यह देखकर तो जाह्नवी के हाथों की मुट्ठियाँ एकदम से कस गई। वह सब आकर कार के पास पहुँचे तो अर्जुन बैक सीट का डोर खोलकर उसने पहले मान्यता को बिठाया और फिर खुद बैठ गया। राघव जिसके पास अर्जुन का लगेज था उसने पहले लगेज को कार में रखा। उसके बाद फ्रंट सीट का डोर खोलकर कार की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसने कार स्टार्ट की और अपनी डेस्टिनी की तरफ मोड़ ली। कुछ देर बाद वह लोग एक बहुत खूबसूरत बंगले के बाहर आकर रुके। जाह्नवी ने हॉर्न बजाया तो गार्ड ने डोर खोला। जाह्नवी सीधा बंगलों की पार्किंग में चली गई। उसने गाड़ी रोकी और अर्जुन और मान्यता, राघव, जाह्नवी सब निकले। सब मेन गेट की तरफ चले गए। जाह्नवी ने एक सर्वेंट से कहा जाकर कार से लगेज बाहर निकाला। वह सब मेन एंट्रेंस के पास आए तो वहाँ पर कई लोग खड़े थे, लेकिन सिर्फ मर्द ही वहाँ पर थे। वहाँ पर एक 55 से 60 साल का आदमी खड़ा था जिसने अर्जुन को देखकर अपनी बाहें फैला दी। अर्जुन भी जाकर उनके सीने से लग गया। उन्होंने अर्जुन की पीठ को थपथपाते हुए कहा, अर्जुन माय बॉय, कैसे हो तुम? इतने दिनों से कह रहा हूँ और आओ अपने बाबा के पास, लेकिन तुम हो कि मान ही नहीं रहे थे। अब मेरे कलेजे को ठंडक मिली है तुम्हें अपने सीने से लगाकर। अर्जुन उनसे अलग हुआ और उनसे कहा, बाबा मुझे माँ को भी देखना था। माँ का ऑपरेशन हुआ था और उनके ठीक होने के बाद ही मैं यहाँ आया हूँ। यह कहते हुए अर्जुन पीछे मुड़ा और उसने मान्या की तरफ अपने हाथ को बढ़ाते हुए कहा, बाबा ये मेरी वाइफ मान्यता है। मान्यता ने अर्जुन के हाथ को पकड़ा और उसके पास चली गई। उसने अपने सर को दुपट्टे से रखकर नीचे झुककर अर्जुन के सामने खड़े आदमी के पैर को छूकर आशीर्वाद दिया। मान्यता के ऐसा करने से अर्जुन और बाबा को तो बहुत खुशी हुई कि आज भी संस्कार कहीं न कहीं जिंदा है। उन्होंने मान्यता के सर पर हाथ रखते हुए कहा, खुश रहो, सदा सुहागन रहो और मेरे बेटे अर्जुन के साथ रहो। मान्यता मुस्कुराते हुए उठी तो अर्जुन ने उसे कमर से पकड़कर खुद से सटाते हुए कहा, बाबा वैसे मैं भी इसे खुद से दूर जाने नहीं दूंगा। इसने मुझे पूरा किया है। आज तक जिस वजह से मैं अधूरा था वह मान्यता के आने से मेरी ज़िंदगी में वो पूरी हो गई है और मैं खुद को बहुत खुशनसीब महसूस करता हूँ। दोस्तों ये कहानी अब मैं यहीं तक रहने देती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही लेकर आऊँगा, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लग रही है और आपको इसी तरह की स्टोरी चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।